प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम संधि के दो भेदों यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके पहले की क्लास में आप यह समझ चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं। आपने यह जाना कि दो वर्ण जब पास आते हैं और उनकी ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं और परिवर्तित हो जाती हैं तो यह परिवर्तन संधि कहलाता है। पिछले पाठ में आपने यह भी जाना कि संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के विषय में आप पिछले पाठ में विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझाऊंगी। व्यंजन संधि को विस्तार से समझने के पहले आपको यह याद करना होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। आपने व्यंजन के विभिन्न वर्गों के विषय में भी जाना, जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं। इसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ इय आते हैं और पांचवें वर्ण को उस वर्ग का पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर अंग और च वर्ग का पंचमाक्षर होगा इय। यह याद करने के बाद व्यंजन संधि समझना आसान हो जाएगा। और आइए अब व्यंजन संधि के विषय में जानें। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला है, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, दिक प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर। इसमें देखिए क जब अ से मिला तो ग हो गया और ग जो है वह क वर्ग का तीसरा वर्ण है। क, ख, ग। एक और उदाहरण देखिए, उत प्लस घाटन इक्वल टू उद्घाटन। यहाँ हम देख रहे हैं कि त जब घ से मिला तो द बन गया और त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? वो है द। त, थ, द। दूसरा नियम, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, वाक प्लस मय इक्वल टू वांग्मय, सत प्लस मार्ग इक्वल टू सन्मार्ग। यहाँ देखिए क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग और त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, इसलिए वे अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गए। आगे त संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। उनमें से एक है त प्लस च इक्वल टू च। उदाहरण, उत प्लस चारण मिलकर उच्चारण हो जाता है। त संबंधी सभी नियम आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसी तरह म संबंधी नियम भी हैं, जिसमें पहले दो नियम हमें म के बाद आने वाले व्यंजनों के अनुस्वार या बिंदु के रूप में परिवर्तित होने की जानकारी देते हैं। पहला तो यह कि म के बाद क से म तक का कोई भी व्यंजन आए तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में बदल जाता है और अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अहम प्लस कार इक्वल टू अहंकार। आगे हम देखते हैं, म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे सम प्लस योग इक्वल टू संयोग। तीसरा हम देखते हैं कि म के बाद यदि म आए तो द्वित्व हो जाता है। जैसे सम प्लस मति इक्वल टू सम्मति। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि री, र, श के बाद यदि न आए तो वह ण हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम इक्वल टू परिणाम। तो ये थी व्यंजन संधि। और आइए अब देखें विसर्ग संधि कब होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण, मनः प्लस रथ इक्वल टू मनोरथ। विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, श, श, स में परिवर्तन होना, जिसका उदाहरण है निह प्लस छल इक्वल टू निश्छल, निह प्लस तेज इक्वल टू निस्तेज, नमः प्लस ते इक्वल टू
नमस्ते। दूसरा, विसर्ग का र में परिवर्तित होना। उदाहरण, दुह प्लस गुण इक्वल टू दुर्गुण, दुह प्लस लभ इक्वल टू दुर्लभ। यहाँ आपने देखा विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो गया। तीसरा है विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना। इसका उदाहरण है मनः प्लस बल इक्वल टू मनोबल, अधः प्लस गति इक्वल टू अधोगति। यहाँ हम देख रहे हैं विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो गया है। चौथे नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग खत्म हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे निह प्लस रस इक्वल टू नीरस, निह प्लस रज इक्वल टू नीरज। तो यह थी बच्चों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियमों के विषय में जानकारी। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को भी अच्छी तरह पढ़ना होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपनी टेक्स्ट बुक भी अवश्य पढ़ें।